सब बढ़िया। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। और कैसे हो सब? सब ठीक? ऑनलाइन वाले हो? राम राम सारे ने। सब बढ़िया हो? ठीक है। तो हमने राजस्थान की उत्पत्ति पढ़ ली। तो उत्पत्ति से संबंधित कोई डाउट्स नहीं है ना? जी बिल्कुल। बात करें, चलो मैं थोड़ा सा पूछ लेता हूँ। उत्पत्ति से संबंधित जो महासागर थे उनको क्या कहा गया था, और आपके जो स्थलखंड था यानी जो महाद्वीप थे उनको क्या कहा था, क्या कहा गया था? ठीक, बिल्कुल। महासागरों को क्या कहा था? पैंथालासा। वेरी गुड। और आपके महाद्वीपों को? पैंजिया। वेरी गुड। चलो ठीक है, राजस्थान के संदर्भ में बता सकते हो थोड़ा बहुत? मैं सिर्फ क्षेत्र बता रहा हूँ। अरावली। अरावली की उत्पत्ति किससे हुई थी? किससे? हाँ बिल्कुल, किससे? चलो, ऑनलाइन वालों के लिए ऑप्शन ए गोंडवाना लैंड, बी तैतीस सागर। तो किससे हुई थी? बिल्कुल ऑप्शन ए गोंडवाना लैंड से। ठीक है, तो मतलब सबको समझ में आ गया था। अरावली पूछे तो सबसे प्राचीन है, और नवीनतम भूभाग पूछता है तो मैदान है। और आज का हमारा टॉपिक क्या है? सभी टॉपिक डाल लें। राजस्थान की स्थिति और विस्तार। ठीक, आज से हम राजस्थान की स्थिति और विस्तार को अध्ययन करने जा रहे हैं। अब सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि स्थिति और विस्तार को हम किसके माध्यम से जानते हैं और कैसे हमें पता चलता है। किसी भी जगह की अगर आपको लोकेशन चाहिए तो उसके लिए आपको अक्षांश देशांतरों की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? अक्षांश और देशांतरों की। तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि अक्षांशों और देशांतरों के आधार पर क्या निकाला जाता है? इसकी स्थिति को अध्ययन किया जाता है। जैसे ये पृथ्वी, यहाँ पर कोई ए नाम का शहर है, अगर हम इसकी स्थिति को जानना चाहते हैं, ठीक है, तो स्थिति को कैसे जान सकते हैं? तो अक्षांश और देशांश, इसके आधार पर हम बता सकते हैं कि ये शहर किस बिंदु पर स्थित है या किन अक्षांश और किन देशांतरों के मध्य स्थित है। ठीक है, तो ये याद रखना, स्थिति को ज्ञात करने के लिए आपके अक्षांश और देशांतरों का प्रयोग किया जाता है। ठीक, आता है इतना तो? हाँ, तुम्हें तो सभी आता है। बिल्कुल। तो चलो, स्थिति को हम पहले कैसे देखेंगे? एक तो अक्षांश के आधार पर, ठीक, फिर देशांतर, और फिर हम किसकी बात करेंगे? इसमें आकृति। किसकी? आकृति। राजस्थान की आकृति कैसी है और राजस्थान की आकृति को किसने कैसा बताया उसके बारे में। फिर इसकी सीमाएं, और सीमा कौन कौन सी देखने को मिलती है? सीमा इधर नहीं, तुम्हें सीमा इधर ही इधर छा रही है, हैं लप्पू सा सचिन। तो देखिए कितना मतलब क्रूर है, कोई औरत को इतनी भी फ्रीडम्स नहीं होनी चाहिए, किसी को कुछ भी बोल रहा हूँ। खैर छोड़ो, ये अपने जीवन के अधिकार है, आपको जो ठीक लगे, पर ये उचित नहीं है। ठीक है, और फिर इसके क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे कि इसका क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, तो हम इन बिंदुओं को लेकर के बात करने वाले हैं। सबसे पहले अक्षांश और देशांतरों के आधार पर देखेंगे कि इसकी स्थिति क्या रहने वाली है। ठीक है, तो चलें करें शुरुआत। आ जाओ सारे के सारे। सबसे पहले डालो अक्षांश। सबसे पहली बात तो यह है कि अक्षांश कहते किसे हैं, अक्षांश होते क्या हैं? अक्षांश जानते हो सबके सब, और नहीं जानते तो आज के बाद में कभी भूलोगे नहीं। कैसे? ऐसे अक्षांश और ऐसे आड़ी, आड़ी रेखा, एज ए नॉर्मल अपनी लैंग्वेज। आड़ी जो रेखाएं होती हैं उनको हम क्या कह देते हैं? अक्षांश। जैसे हम बात करें पृथ्वी पर, जब आपके पूर्व से पश्चिम की ओर, कब? पूर्व से पश्चिम की ओर जो काल्पनिक रेखाएं खींची जाती हैं उन्हें हम अक्षांश कहते हैं। ठीक, तो इनको याद रखने का तात्पर्य, बिल्कुल याद रखना, आपको अक्षांश लिखना है। अक्षांश, अक्षांश के ए को थोड़ा सा बड़ा किया, और जो आड़ी रेखा है वो सब क्या कहलाएंगी? अक्षांश कहलाएंगी। तो हम कह सकते हैं इसकी परिभाषा अक्षांश की, कि पृथ्वी पर पूर्व से पश्चिम की ओर खींचे जाने वाली काल्पनिक रेखाओं को हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ठीक, इतना यहाँ तक ठीक है। अब इसमें दो पार्ट हो जाते हैं, आपके सामने दो पार्ट दिखाई दे रहे होंगे।
एक इधर और दूसरा नीचे। तो इधर वाले पार्ट को क्या बोल देते हैं हम, नॉर्थ, और इधर वाले को साउथ, यानी हम कह सकते हैं उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, ठीक। और इस वाले को क्या बोल देते हैं हम, दक्षिणी गोलार्ध। इनको गोलार्ध क्यों कहा है, क्योंकि ये आधे आधे गोलों के अंदर बटे हुए हैं। जैसे हम बात करें, ये पृथ्वी थी, पृथ्वी को हमने दो पार्टों में डिवाइड किया, तो यहाँ से देख सकते हो एक पार्ट इधर देखने को मिलेगा, दूसरा पार्ट इधर देखने को मिलेगा। इस वाले को उत्तरी गोलार्ध, इस वाले को दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ऊपर भी हमें 90 अक्षांश देखने को मिलते हैं, 90 डिग्री तक, ठीक। इधर भी 90 डिग्री तक अक्षांश देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से ये 0 डिग्री है, इसी को हमने भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। तो भूमध्य रेखा से नॉर्थ के 90 डिग्री अक्षांशों को हम उत्तरी अक्षांश के नाम से जानते हैं, और भूमध्य रेखा से साउथ के 90 डिग्री अक्षांश को किस नाम से जानते हैं, दक्षिणी गोलार्ध के नाम से या दक्षिणी अक्षांशों के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये अक्षांश को लेकर के बात थी, समझ में आ गया। ऐसे अक्षांश पूर्व से पश्चिम। चलो डालो अक्षांश, और अक्षांश में लिखना है आपको। अक्षांश रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो कि, आवाज़ आ रही है प्रॉपर, ऑनलाइन आ ही रही होगी। तो अक्षांश वे काल्पनिक रेखाएं जो पृथ्वी पर पूरब से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं, उनको अक्षांश रेखाएं कहते हैं, ठीक। भूमध्य रेखा के 90 डिग्री नॉर्थ में और 90 डिग्री साउथ की ओर 90 डिग्री दोनों तरफ पाए जाते हैं, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा से 90 डिग्री नॉर्थ वाले पार्ट को या ऊपर वाले जो अक्षांश है उनको उत्तरी अक्षांश कह देते हैं, और 90 डिग्री जो नीचे वाले दक्षिण वाले हैं उनको दक्षिणी अक्षांश के नाम से जानते हैं। यहाँ तक सबके क्लियर आ गया, अक्षांश समझ में आए, ठीक। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। दोनों परिभाषाएं भी लिख ली, ठीक। अब हम अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान की पहले बात कर लेते हैं थोड़ी सी, उसके बाद आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो इस वाले पार्ट को किस नाम से जानते हैं, बिल्कुल उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध। अब तुम में से किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा कि कुछ ज़्यादा ही नीचे चले गए, पर जिनकी शुरुआत है उनके हिसाब से भी चलो आप, ठीक है ना। हाँ ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इसी के आधार पर कि राजस्थान कहाँ देखने को मिलता है। अब यहाँ से बस दो चीज़ें याद रखनी है आपको कि ऊपर वाले जितने भी अक्षांश होंगे, ऊपर वाले जितने भी अक्षांश होंगे सबके पीछे क्या लगेगा, उत्तरी अक्षांश। क्या लगेगा, उत्तरी अक्षांश। और भूमध्य रेखा से नीचे वाले, भूमध्य रेखा से नीचे वाले सभी के पीछे क्या लगेगा, दक्षिणी अक्षांश, ठीक, दक्षिणी अक्षांश। इतना समझ में आ गया। अब देखो ये पृथ्वी, ठीक। अब इसकी हम बात करें तो ये वाला पार्ट नॉर्थन, और हम यहाँ देख सकते हैं कि राजस्थान की तकरीबन स्थिति हमें यहाँ देखने को मिलती है, ठीक है। यहाँ पर हमें राजस्थान देखने को मिल जाता है। तो आप बता सकते हो राजस्थान किस गोलार्ध के अंदर स्थित है, बिल्कुल। तो किस गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में। ये राजस्थान रहा। राजस्थान अक्षांशीय दृष्टि से, या ऐसे डालो आप, अक्षांश से डालो पहले, अक्षांश या अक्षांश से डाल लो। जैसे राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में है। किस में है, उत्तरी गोलार्ध में। पहला क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो जाता है कि राजस्थान किस गोलार्ध के अंदर स्थित है, तो राजस्थान उत्तरी गोलार्ध के अंदर स्थित है, ठीक है। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है राजस्थान, अमूमन ये काल्पनिक है, ठीक है। तो राजस्थान की स्थिति बात करें हम, ठीक है, ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, ये आपका उत्तरी और ये आपका दक्षिणी अक्षांश है, ठीक है ना, उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश। राजस्थान की स्थिति बात करें हम अक्षांश दृष्टि से किस में है, तो उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। अब थोड़ा सा देशांतर को लेकर के बात कर लेते हैं, फिर इनके बात करेंगे कहाँ से शुरुआतें होती हैं। तो ऐसे अक्षांश और ऐसी आड़ी रेखाएं तो हो जाती हैं। अब बचता है देशांतर। तो देश है, देशांतर मतलब वही हमें तो गोले लगाने हैं। तो जो पृथ्वी पर
उत्तर से दक्षिण की ओर काल्पनिक रेखा खींची जाती हैं उनको हम क्या कह देते हैं, उनको देशांतर के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो पृथ्वी पर उत्तर से दक्षिण की ओर काल्पनिक रेखा खींची जाती हैं उनको हम क्या कह देते हैं, उनको हम देशांतर कह देते हैं। अब वही प्रक्रिया, इनको भी दो पार्टों में बांट दिया गया। इधर वाला क्या है, पूर्व, और इधर वाला पश्चिम। ठीक, तो ये तो पूर्वी गोलार्ध कहलाएगा, या यहाँ से 0 डिग्री से लगने वाले सभी अक्षांशों के पीछे क्या लगेंगे, सबके पीछे पूर्वी अक्षांश लगेगा। ठीक है ना, और इधर वाले के पीछे क्या लगेगा, सॉरी पूर्वी देशांतर लगेगा, और 0 डिग्री से पश्चिम वालों के पश्चिमी देशांतर देखने को मिलेगा। देशांतर लिखना है, देशांतर अगर याद करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, देशांतर लिखा, नीचे गोली लगाया और आपको देशांतर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो देशांतर की परिभाषा लिखेंगे आप, पृथ्वी पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं, दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं काल्पनिक रेखाएं देशांतर कहलाती हैं। देशांतर कहलाती हैं। ठीक, अब बात करें राजस्थान की, राजस्थान कहाँ देखने को मिलता है, तो इतने लिख लिया कि जो पृथ्वी पर आपके उत्तर से दक्षिण की ओर रेखाएं खींची जा रही हैं उनको देशांतर रेखाओं के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब हम राजस्थान के सापेक्ष में बात करते हैं, वही जैसे हमने गोलार्धों में देखा था, उत्तरी गोलार्ध में देखने को मिला था, अब राजस्थान इनमें से किस गोलार्ध में देखने को मिलेगा, तो हम बात करें यहीं पे, दिख तो रहा है सबको, जैसे हमने ये पृथ्वी बनाई, ये 0 डिग्री जिसे हम ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जानते हैं, इधर वाले पूर्व में, तो हम कह सकते हैं राजस्थान तकरीबन यहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, राजस्थान यहाँ देखने को मिलता है, तो क्या कह सकते हैं हम, पूर्वी गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध में। दूसरा, राजस्थान की स्थिति देशांतरीय दृष्टि से किस गोलार्ध में देखने को मिलती है, तो किस में देखने को मिलती है, पूर्वी गोलार्ध के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये अक्षांश और देशांतरों को लेकर के थी। अब दोनों को कंबाइंड में करें, ये पृथ्वी, ये तो हो गया अक्षांश और ये हो गए देशांतर। अब राजस्थान अक्षांशीय और देशांतरीय दोनों दृष्टि से किस गोलार्ध में है, तो ये तो कौन सा हो गया हमारा, पूरब। ठीक, ये वाला उत्तर, ये वाला पश्चिम, ये वाला दक्षिण, तो हम कह सकते हैं इन दोनों के मध्य स्थित है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, अक्षांशीय और देशांतरीय दृष्टि से राजस्थान, अक्षांशीय व देशांतरीय दृष्टि से राजस्थान, राजस्थान उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है या नहीं है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यहाँ पे ये राजस्थान मान लिया हमने। ठीक, तो राजस्थान उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर स्थित है। ठीक है ना, ये तो अक्षांश और ये देशांतरों के मध्य है। ठीक है, इतना समझ में आ गया सबको। अब चलें प्रॉपरली अक्षांशों के मध्य। ठीक है, चलिए तो फिर सबसे पहले अक्षांशों को पढ़ते हैं। राजस्थान में अक्षांश, अक्षांश, तो कोई मुझे बता सकता है अक्षांशों के संदर्भ में राजस्थान अक्षांशीय दृष्टि से किस गोलार्ध में, ठीक, किस गोलार्ध में स्थित है, बिल्कुल उत्तरी गोलार्ध में। आगे वही बात करूं मैं, राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में। अब ये तो हमें पता चल गया उत्तरी गोलार्ध में है, लेकिन किन अक्षांशों के मध्य स्थित है ये हमको जानना है। जैसे हमने ये राजस्थान माना, ठीक है, अब यहाँ जैसे ये पृथ्वी है और ये हमने सिर्फ नॉर्थ वाला ही पार्ट बनाया है, ये 0 डिग्री है। अब 0 डिग्री से ऊपर की ओर जब बढ़ेंगे हम तो इस पर अक्षांश देखने को मिलेंगे, और किन के मध्य, अक्षांशों के मध्य राजस्थान देखने को मिलता है। जैसे हमने माना कि राजस्थान यहाँ स्थित है, ठीक है,
तो जब ये यहाँ पर स्थित है तो किन अक्षांशों के मध्य स्थित है उसके बारे में बात करेंगे। और एक और चीज़ जो याद रखने वाली है यहाँ पर वो ये है कि इनके सबके पीछे कौन सा अक्षांश लगेगा, तो उत्तरी अक्षांश जोड़ा जाएगा। कौन सा जोड़ा जाएगा, उत्तरी अक्षांश। आकृति देखते रहो तुम तो, कैसी बनी कैसी नहीं बनी। अब ठीक है, जब हम 0 डिग्री से लेकर के ऊपर की ओर बढ़ते हैं, 0 डिग्री से 1 2 3 4 5 10 15 20 20 के बाद 21 22 और 23, जब हम 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश पर पहुंचते हैं तो हम कह सकते हैं कि हम राजस्थान की सीमा को स्पर्श कर लेते हैं। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश राजस्थान की जो दक्षिणी सीमा है उसको स्पर्श कर लेती है। इसके पीछे ये राजस्थान का दक्षिण है, लेकिन उसके पीछे उत्तरी अक्षांश लगाने का रीजन समझ में आ गया कि यहाँ से लेकर के सबके पीछे क्या लगेगा, यहाँ तक उत्तरी अक्षांश लगेगा। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के राजस्थान के ऊपर चलेंगे, फिर आगे 24 25 26 27 28 29 और 30 डिग्री तक। कहाँ तक, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक हमें क्या देखने को मिलता है, राजस्थान देखने को मिलता है। ठीक, अक्षांश की जब हम बात करें 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य हमें राजस्थान विस्तारित दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा उत्तरी अक्षांश आने के पीछे वजह। ठीक है, अब जब हमसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि चलो ठीक है आप यहाँ तक आ गए, तो जब आप यहाँ पर सीमा को स्पर्श कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा गांव दिखाई देता है, तो कौन सा दिखाई देता है, बोरकुंड। कौन सा, बोरकुंड। चलो ठीक है, बोरकुंड आता है, लेकिन जिला पूछ ले तो बांसवाड़ा। कौन सा, बांसवाड़ा। ठीक, ऐसे ही जब हम ऊपर की ओर जाते हैं तो अंतिम कौन सा दिखाई देता है हमें, कौन सा दिखाई देता है, बिल्कुल कोड़ा गांव। कौन सा गांव, कोड़ा गांव। और कोड़ा गांव कहाँ पर है, श्री गंगानगर में। कहाँ पर स्थित है, तो श्री गंगानगर के अंदर स्थित है। तो यह राजस्थान का अक्षांश विस्तार। अगर दक्षिणी बिंदु पूछता है तो कौन सा हो जाएगा, बोरकुंड। और दक्षिणी जिला पूछता है तो यहाँ पर लिख सकते हो आप स्थान। ठीक, और यहाँ लिख सकते हो आप जिला। सेम कंडीशन इधर भी, स्थान और जिला। ठीक है, और जब उत्तरी स्थान पूछा जाता है कोणागांव और जिला पूछा जाता है तो श्री गंगानगर। तो ये अक्षांश थे राजस्थान का 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक देखने को मिलता है। दक्षिणी स्थान देखने को मिलता है बोरकुंड और उत्तरी अक्षांश देखने को मिलता है जो हमारा उत्तरी बिंदु है कोणागांव। दक्षिणी जिला बांसवाड़ा, उत्तरी जिला श्री गंगानगर। ठीक है, 4 फैक्ट्स यहाँ से कंप्लीट हो जाते हैं। अब तीसरा जो पूछा जाता है महत्वपूर्ण, छोटा कर दूं इसको थोड़ा सा, अच्छा नीचे लो। अब जो महत्वपूर्ण पूछा जाता है कि राजस्थान कितने अक्षांशों के मध्य विभाजित है या कितने अक्षांश हमें देखने को मिलते हैं, तो हम बात करें 30 डिग्री 12 मिनट में से 23 डिग्री 3 मिनट को हमें घटाना होगा। 30 डिग्री 12 मिनट बिल्कुल जीरो लेवल से ही है, आप बिल्कुल धैर्य रखें। 3 मिनट, ठीक है। जब इनको हम माइनस कर देते हैं तो 12 में से 3 गए तो 9 और 23 में से 7, तो 7 डिग्री 9 मिनट। तो हम क्या कह सकते हैं, चलो इसको भी आप रखना कैलकुलेशन को, उत्तरी अक्षांश, ठीक, और ये अक्षांशीय विस्तार हो जाएगा, अक्षांशीय विस्तार। तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार पूछा जाए तो कितना है, 60 डिग्री 9 मिनट। कितना है, 60 डिग्री 9 मिनट, ठीक है ना। क्यों है 60 डिग्री 9 मिनट, हमने देख लिया। 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश में से हमने 23 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश को घटा दिया, तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों के मध्य राजस्थान कितने अक्षांशों में विभाजित है, तो वो आपको देखने को मिलेगा 60 डिग्री 9 मिनट के मध्य देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ तक ये समझ में आ गया आपको सबको, ठीक है। चलो तो चलो इसको बना रहने दो। चलो दूसरे बिंदु की बात कर लेते हैं। क्या, ये तो हमें हो जाता है। अब पूछ ले कभी हमसे कि उत्तर से दक्षिण की दूरी कितनी है,
उत्तर से दक्षिण की दूरी कितनी है, यानी कि हमसे पूछा जाए ऐसे करके यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, तो कितनी है 826 किलोमीटर। यानी हम कह सकते हैं बोरकुंड से लेकर के खोड़ा गांव तक की दूरी हमें कितनी देखने को मिलेगी, तो 826 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की दूरी कितनी हो जाएगी, तो 826 किलोमीटर देखने को मिलती है। यहाँ तक सबके समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट? भूमध्य रेखा से ऊपर के सभी अक्षांशों को उत्तरी अक्षांश कहा जाएगा, ठीक है। और जब हम राजस्थान की सीमा को स्पर्श करते हैं 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक इनका विस्तार पाया जाता है, ठीक है भाई। बात करते हैं हम दक्षिणी जो स्थान है बोरकुंड है जो बांसवाड़ा के अंदर है, और उत्तरी जो स्थान है कोणा गांव श्रीगंगानगर के अंदर स्थित है, ठीक है। और इनका जो अक्षांश विस्तार देखने को मिलता है 60 डिग्री 9 मिनट अक्षांश विस्तार हमें देखने को मिलता है, ठीक है। वहीं इसकी लंबाई की बात करें 826 किलोमीटर देखने को मिलती है, ठीक है। लिख लें आप इसको, थोड़ा सा लिख लिया, वाह आगे चल रहे हो। चलिए तो फिर सबने लिख लिया, समझ में आना चाहिए, लिख तो तुम घर पे भी लोगे। चलिए तो हमने यहाँ तक बात कर ली। अब राजस्थान के अंदर एक महत्वपूर्ण अक्षांश और गुजरता है, राजस्थान के अंदर एक महत्वपूर्ण अक्षांश और गुजरता है जिसको हम क्या बोल देते हैं, जिसको बोल देते हैं हम 23 डिग्री 30 मिनट या 23 सही, इसी को बोल देते हैं 23 सही 1/2, यानी 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री बोल देते हैं, ठीक है ना। और इसी को हम बोल देते हैं कर्क रेखा, क्या बोल देते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। अब क्या क्वेश्चंस बनते हैं, राजस्थान में महत्वपूर्ण अक्षांश है ये, और राजस्थान के कहाँ से गुजर रहा है, दक्षिण से। अब ये पूछा जाता है कि इस पर कौन कौन से ज़िले हैं, तो यहाँ देखने को मिलता है हमें कौन सा, बांसवाड़ा, और यहाँ देखने को मिलता है डूंगरपुर। तो हम कह सकते हैं जैसे ये लो, ठीक, इतनी सी डूंगरपुर की सीमा इसके अंतर्गत आती है, और ये बांसवाड़ा के, ठीक है। तो कर्क रेखा को डाल दें आप पहले, फिर बताऊँ मैं। कर्क रेखा, कर्क रेखा मकर रेखा में अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो पृथ्वी 0 डिग्री, इसी को हम क्या बोल देते हैं, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। और इसके जो नॉर्थ में 23.5 डिग्री है उसको क्या बोल देते हैं, कर्क रेखा। और इसके जो 23.5 डिग्री साउथ में है उसको क्या बोल देते हैं, मकर रेखा, ठीक। और इसके 66.5 डिग्री इसको क्या बोल देते हैं, अंटार्कटिक व्रत। अंटार्कटिका व्रत या रेखा। और जो 66.5 डिग्री नॉर्थन में देखने को मिलती है इसे बोल देते हैं आर्कटिक व्रत, आर्कटिक व्रत। वही बात करें 90 डिग्री को, इसको बोल देते हैं उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। और वही बात करें जो साउथ में है आपका 90 डिग्री, इसको बोल देते हैं दक्षिणी ध्रुव, ठीक। ये कुछ बातें थी। हम बात कर रहे थे किसको लेकर के, तो हम बात कर रहे थे कर्क रेखा को लेकर। तो कर्क रेखा राजस्थान के कितने जिलों से गुजर रही है, सबसे पहली बात तो ये, तो राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है। ये महत्वपूर्ण अक्षांश है, 2 जिलों से गुजरती है। और जब हम इनकी बात करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा समझना तुम अब, हाँ अभी ध्यान दे लेना, नहीं बाद में फिर पूछते रहना पूरी खोज नहीं हो जब तक कि कौन सा क्षेत्र किस में है। जैसे मैं बात करूँ इस वाले रीजन्स की, ठीक है, 23 डिग्री साउथ से 23 डिग्री नॉर्थ तक, यानी भूमध्य रेखा से 23 डिग्री नॉर्थ वाला और 23 डिग्री दक्षिण वाला। तो इस वाले पार्ट को क्या बोल देते हैं हम, उष्ण कटिबंध, क्या बोल देते हैं, उष्ण कटिबंध, ठीक। अब इसके ऊपर वाले को इसको क्या बोल देते हैं, शीतोष्ण कटिबंध, क्या बोल देते हैं, शीतोष्ण कटिबंध। तो ये दोनों के अंदर बिल्कुल लागू होगा। आपके 23 डिग्री से 66 डिग्री तक उधर भी शीतोष्ण है, तो 23 से 66 तक इधर भी क्या मिलेगा, शीतोष्ण देखने को मिलेगा, ठीक। जब हम आगे की ओर चलते हैं तो आगे जब हम बात करते हैं यहाँ 66 डिग्री से 90 डिग्री तक,
और इधर भी 66 से 90 तक। इस वाले को क्या बोल देते हैं हम? शीत कटिबंध। क्या बोल देते हैं? शीत कटिबंध। ये सामान्य है, हालांकि जब हम ज्योग्राफी और अत्यंत अध्ययन करते हैं तो उसके अंदर अलग अलग बांटा जाता है। तो शीत कटिबंध, ठीक है। तो हम इस हिसाब से कह सकते हैं कि जो पृथ्वी है उसको कितने कटिबंधों के अंदर विभाजित किया गया है? तो 1 2 3 4 5, 5 कटिबंधों में, 2 शीत कटिबंध, 2 शीतोष्ण कटिबंध और 1 उष्ण कटिबंध में विभाजित किया जाता है। तो ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ आपको? तो ये पता होना चाहिए ये सब क्यों बता रहे हैं हम, क्योंकि हमें पता है ये 23 डिग्री राजस्थान से गुजर रही है, ठीक है ना। तो इसके जो दक्षिण के पार्ट आएंगे, दक्षिण के अंदर जो भी हिस्सा आएगा वो सभी के सभी किस में आएगा? उष्ण कटिबंध में। किस में आएगा? उष्ण कटिबंध में। और जो उत्तर में पार्ट आएगा यानी 23 डिग्री के ऊपर वाला पार्ट, तो वो सबका सब किस में आएगा? शीतोष्ण कटिबंध में। यहाँ तक समझ में आ गया? ये दोनों रीजन्स आपके याद रहने चाहिए बिल्कुल। यहाँ से ये वाला पार्ट है वो आपका उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, और ये वाला शीत कटिबंध के नाम से जाना जाता है, ठीक। चलिए पुनः बिंदु की ओर लौटेंगे हम सभी। तो हम बात कर रहे थे किसको? कर्क रेखा को लेकर के। तो कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है, आपने देख लिया, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से, ठीक है। 2 जिले इनमें लिख सकते हो आप, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ऐसे लगना तुम बीड़ी, क्योंकि तुम्हें ये चीज़ तो याद आसानी से हो ही जाएगी, ठीक है। हम बात करें, अब कह सकते हैं हम, एक क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान के कितने जिले हैं जो उष्ण कटिबंध में आते हैं? तो राजस्थान के उष्ण कटिबंध के जिले कितने हो गए? उष्ण कटिबंध में कितने जिले आते हैं? तो 2 जिले आते हैं, ठीक। फिर पूछ ले हमसे कि राजस्थान में शीतोष्ण कटिबंध में, देखिए मैं आपको फिर वापस दोहरा दूं, अभी तक हम 50 जिलों के अनुसार ही पढ़ेंगे, क्योंकि आचार संहिता के कारण क्या हुआ, 53 जिलों का निर्माण नहीं हो पाता है, ठीक है ना। तो हमें सिर्फ 50 के आधार पर ही पढ़ना है। तो हम कह सकते हैं अब 50 में से 2 गए, मतलब कितने बचे? 48। तो 48 हमारे किसके आएंगे? शीतोष्ण कटिबंध के अंदर देखने को मिलते हैं। सिर्फ 2 ही जिले हैं जो उष्ण कटिबंध के अंदर देखने को मिलते हैं। तीसरा, कर्क रेखा की लंबाई पूछ ले कि राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई कितनी है? तो 26 किलोमीटर, ठीक। और सर्वाधिक किस शहर से गुजरती है या किस जिले से गुजरती है? तो सर्वाधिक भाग देखने को मिलता है हमें किस में? बांसवाड़ा में। और सबसे मतलब ये सेकंड स्थान पर डूंगरपुर से, ठीक। पहला बांसवाड़ा यानी कि समथिंग हम कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेट है 23 किलोमीटर देखने को मिलती है, और 3 किलोमीटर क्षेत्रीय किस्में देखने को मिलता है हमें डूंगरपुर के अंदर देखने को मिलता है। तो ये कुछ बातें थी, इस वाले को कह सकते हैं हम, ये वाला जो रीजन है आपका पूरा की पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये किस कटिबंध के अंदर आएगा? तो ये आपका उष्ण कटिबंध के अंदर आएगा, ठीक है। और ऊपर वाला जो भी पार्ट है वो आपका शीतोष्ण कटिबंध के अंदर आने वाला है, ठीक है, यहाँ से लेकर के। तो आप इसको लिखें कर्क रेखा को कि राजस्थान से एक महत्वपूर्ण अक्षांश गुजरता है कर्क रेखा। ऐसा थोड़ा सा मैपिंग बना लें जो 23 डिग्री 23.5 डिग्री को इंगित कर रहा हो। अच्छा ठीक है, लिखो, फिर सुनाऊंगा मैं इसको। लिख लोगे आप तो? हाँ, कितनी पर्चियाँ देवे हो तुम। ठीक है सर, एक मोटिवेशनल लाइन सुना दो जिससे पढ़ाई में मन लग जाए। एक दिन तो लग जाएगा, फिर दूसरे दिन क्या करेगा? आप इधर लिखो, इसको लिख लिया, वेरी गुड। ये बना लेना पृथ्वी, यहाँ पर से आप देख लेना, मैं तब तक इनकी बात को सबके सामने रख देता हूँ, नहीं तो फिर बाद में बोलते हैं ये क्लास ख़त्म होने के बाद बोलते नहीं।
मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। खुश क्या है, ठीक है, लिख लिया था ये। चलिए, तो अक्षांशों की बात कर ली थी हमने, वापस से एक बार पुनरावृत्ति कर लें। यहाँ से 23 डिग्री 3 मिनट गुजरता है, यहाँ से 30 डिग्री 12 मिनट। लेकिन याद रखना इन सभी के पीछे क्या लगेगा, उत्तरी अक्षांश, ठीक है ना। यहाँ पर कौन सा है, तो आपका बोरकुंड, और बोरकुंड कहाँ पर है, बांसवाड़ा के अंदर। यहाँ पर कौन सा गांव था, खोड़ा गांव कहाँ पर है, श्री गंगानगर के अंदर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई की बात करें 826 किलोमीटर देखने को मिलती है। इनके अक्षांश या दोनों के मध्य अक्षांश विस्तार देखते हैं तो 60 डिग्री 9 मिनट देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये पढ़ा था, बिंदु को बात की थी। फिर हमने जो महत्वपूर्ण रेखा है आपकी 23 डिग्री 23.5 डिग्री कर्क रेखा, उसके बारे में बात की। कितने जिले आते हैं, 2, डूंगरपुर, बांसवाड़ा सर्वाधिक गुजरती है, और यहाँ राजस्थान से 26 किलोमीटर गुजरती है। इसके अंदर 2 उष्ण कटिबंध में जिले आते हैं, बाकी आपके 48 सभी के सभी किसमें आएंगे, शीतोष्ण कटिबंध के अंदर आते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी, सब आ गया समझ में। चलिए देशांतरों की बात करते हैं। ऐसे तो नहीं लिखवाना तुम्हें, देखो कैसे, अक्षांश की बात करें हम, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार वैसे मेरे हिसाब से मैपिंग से ठीक है वो। अभी अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के, नहीं है ज़रूरत, नहीं है तो फिर क्यों लिखे। हाँ, अगर तुम चाहोगे तो फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको और लिखवा देंगे, अभी तो तुम देखते चलो। अब बात करें हम देशांतरों की, किसकी, देशांतर किसे कहते हैं, तो बताओ कोई फटाफट। किसे कहते हैं देशांतर, तो पृथ्वी पर जो उत्तर से दक्षिण की ओर काल्पनिक रेखा खींची जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं, देशांतरीय विस्तार। ऐसा नहीं कि तुम वास्तव में देखने चले जाओ कि जैसलमेर के पास में या फिर बोरकुंड में कौन सी रेखा गुजरते हैं, काल्पनिक है, ठीक है ना। हाँ ठीक है, तो हम देशांतरीय विस्तार की बात करते हैं। तो हम देशांतरीय विस्तार की पहले ही बात करके आ चुके हैं कि इधर वाला क्षेत्र तो क्या कहलाएगा, पूर्व, और इधर वाला पश्चिम। और इस आधार पर देखा था हमने कहाँ पर स्थित था, तो पूर्व की ओर स्थित था हमारा राजस्थान, ठीक। चलिए, जब हम यहाँ से इस वाले को अलग कर लेते हैं, फिर वही पुराने पैटर्न, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 10 15 20 50 100 आगे की ओर बढ़ते चलेंगे। तो हम कह सकते हैं जब यहाँ पर आएंगे तो हमें राजस्थान देखने को मिलेगा, ठीक। कहाँ पर, यहाँ पर राजस्थान देखने को मिलेगा, और ये पूर्वी गोलार्ध है, ठीक है। पूर्वी गोलार्ध में हमें यहाँ से आगे चलने की ओर, 0 से जब हम आगे की ओर बढ़े तो हमें कहाँ पर आकर के राजस्थान देखने को मिलता है, तो ये हमें देखने को मिलता है 69 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी पूर्वी देशांतर के मध्य, ठीक है। जैसे वही पुराना पैटर्न रखेंगे हम, ये राजस्थान, ये राजस्थान, ठीक। जब हम यहाँ से चलते हैं आगे की ओर तो यहाँ तक आते आते 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर आकर के हम राजस्थान की पश्चिमी सीमा को स्पर्श कर लेते हैं। राजस्थान के पश्चिम में है, लेकिन लगेगा क्यों पूर्वी देशांतर, क्योंकि ये पूर्वी गोलार्ध के अंदर स्थित है, ठीक है। और जब हम यहाँ से यहाँ तक की चलेंगे तो यहाँ पर देखने को मिलेगा 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। कौन सा देखने को मिलेगा, 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर देखने को मिलता है, ठीक है। अब फिर वही वाली बात कि इन दोनों के इस वाले स्थान पर कौन सा बिंदु स्थित है और कौन सा जिला स्थित है, ठीक है। तो थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ मैं। यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको कटरा, कटरा तो क्या है, स्थान है,
तहसील पूछे तो सम, कौन सी है, सम। और जिला पूछे तो जैसलमेर, जैसलमेर, ठीक। वही सेम कंडीशंस यहाँ पर है। स्थान पूछता है तो कौन सा है, सिलाना, ठीक, स्थान। फिर बात करूं राजाखेड़ा क्या है, तहसील, राजाखेड़ा तहसील है। फिर बात करता हूं मैं जिला, तो जिला कौन सा देखने को मिलता है, धौलपुर, ठीक, ठीक है। तो हम कह सकते हैं राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, धौलपुर, और पश्चिमी जिला कौन सा है, जैसलमेर। हालांकि मैं बाद में एक साथ इन सबको लिखवा दूंगा। 69 डिग्री पूर्वी 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक हमें राजस्थान का विस्तार देखने को मिलता है, ठीक है। अब भाई देशांतरी विस्तार कितना है, तो बताओ देशांतरी विस्तार क्या है। तो हम क्या करेंगे, 78 डिग्री 17 मिनट से हम 69 डिग्री 30 मिनट को घटा देंगे, ठीक। जब हम यहाँ से एक लेकर के आएंगे तो 60 मिनट आएंगे, 60 आते कितने हो जाएंगे हमारे पास में, 70 और 7 77। अब 77 में से 30 घटाते हैं तो कितने बचेंगे, घटाओ। यहाँ पर से हम एक लेकर के आए और यहाँ पर कितने हो गए आपके, 17 पहले से थे, 60 और प्लस किए तो कितने हो गए, 77। अब 77 में से 30 घटाओ, घटाओ तो सही, 30 30 60 40 47, कितने बचे, 47 मिनट। और यहाँ पर कितने रह गए हमारे, 77। 77 में से फिर नहीं घटेंगे तो फिर 9 में से फिर घटाने पड़ेंगे, तो यहाँ पर कितने बच जाएंगे, 8 डिग्री 47 मिनट। आपको समझ में आई कैलकुलेशन। तो देशांतरीय विस्तार में कितना अंतर पाया जाता है, 8 डिग्री 47 मिनट देशांतरीय विस्तार है राजस्थान का, कहाँ से, पूरब से पश्चिम का। भाई दूरी की ओर बात कर लेते हैं, तो ये वाली दूरी देखने को मिलती है कितनी, 869 किलोमीटर। तो हम कह सकते हैं राजस्थान लंबा कम चौड़ा अधिक है, राजस्थान लंबा कम चौड़ा अधिक है, ठीक है। आया यहाँ तक समझ में सबके, सबके आ गया, ठीक है। तो लिखेंगे आप ऐसे ही लिखोगे या फिर वैसे लिखवाऊँ मैं, अभी तो आप ऐसे ही लिख लो, फिर बाद में भले से आपको अगर उचित नहीं लगेगा तो फिर हम थोड़ा सा वैसे कर देंगे इनको, ठीक है। लिखो तो लिखो, हाँ लोटा रख के गई गजब हो तुम भी यार। अब मैं नहीं सुना रहा तुम्हें कुछ भी, बिल्कुल बिल्कुल, अभी बता देंगे आपको। लिख लिया ये वाला, अगर हमसे पूछा जाता है पश्चिमी देशांतर कौन सा है, तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक हमें राजस्थान का विस्तार देखने को मिलता है, ठीक है। लिख लिया, चलो तो नेक्स्ट चलते हैं, चले ना। तो ये तो किसकी बात हो जाती है, हमने अक्षांश और देशांतर सभी को लेकर के बात कर लेते हैं। जैसे मैं और भी बात करूं आपसे, किसी का सवाल था कि जब हम 1 डिग्री देशांतर को पार करते हैं, 1 डिग्री देशांतर को पार करते हैं तो उसमें कितने मिनट का समय लगता है, तो वो 4 मिनट का समय लगता है। कितने का लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। तो चलो, जब हमने इसका देशांतरीय विस्तार देखा, देशांतरीय विस्तार देखा तो कितना था, 8 डिग्री 47 मिनट मल्टीप्लाई 4, एक देशांतर को 4 मिनट का समय लगेगा, तो इनको करेंगे तो हम कितना आ जाएगा, अप्रोक्सीमेट आपके 8 चौके 32 और 32 और 3 35, यानी अप्रोक्सीमेट हम कह सकते हैं 35 मिनट और कुछ
8 सेकंड के समथिंग। तो हम टोटल अगर कहना चाहें तो 35 या 36 मिनट का 35 मिनट का अंतराल हमें देखने को मिलता है। कैसे? यहाँ से लेकर के यहाँ तक इन दोनों के मध्य कितना अंतराल है? तो 35 मिनट 8 डिग्री का या 8 सेकंड का क्या है? अंतराल देखने को मिलता है। तो जैसे सबसे पहले सूर्योदय, अब पूछे राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होगा? सबसे पहले सूर्योदय। और एक और देख लेना आप, पूर्व की ओर जाने पर समय में हमेशा क्या किया जाएगा? प्लस, और इधर पश्चिम की ओर आने पर समय में क्या किया जाएगा? माइनस। जब हम 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा से आगे की ओर बढ़ते हैं तो क्या देखने को मिलता है? प्लस, और पश्चिम की ओर चलते हैं तो कितना देखने को मिलता है? माइनस में। और हम बात करें हमारे इंडिया की, तो हमारे इंडिया का कितना समय आगे है? 5.5 घंटे। ठीक, ग्रीनविच से बिल्कुल 5.5 हावर आगे है। ठीक, ग्रीनविच से। तो कह सकते हैं हम यहाँ से, हम किसकी बात कर रहे थे? सूर्योदय को लेकर के। ये सूर्य है, ठीक, हाँ, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूम रही है। जब इसका प्रकाश पहुँचेगा तो सबसे पहले कहाँ पहुँचेगा? आपके धौलपुर पर। कहाँ? धौलपुर पर। और इस प्रकाश को यहाँ से यहाँ तक जाने में 35 मिनट 8 सेकंड लगेंगे। और सबसे बाद में कहाँ पहुँचेगा? जैसलमेर में। कहाँ पहुँचेगा? जैसलमेर में। ठीक है ना? तो हम कह सकते हैं सबसे पहले सूर्योदय प्लस सूर्यास्त तो कहाँ होगा? तो सबसे पहले धौलपुर में। जब उदय हो गया, जब यहाँ से आगे की ओर बढ़ेगा तो अस्त भी सबसे पहले यहीं होगा। और सबसे बाद में करें हम जैसलमेर में, सबसे बाद में सूर्योदय होता है। और सबसे बाद में क्या होता है? सूर्यास्त। आया ये कॉन्सेप्ट समझ में? सबसे पहले सूर्योदय धौलपुर में होगा तो अस्त भी धौलपुर के अंदर होगा। सबसे बाद में अगर सूर्योदय जैसलमेर में है तो सबसे बाद में सूर्यास्त भी जैसलमेर के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं। लिखें, 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। उस हिसाब से 4 मिनट का समय लगता है। और राजस्थान का अक्षांश से देशांतरीय विस्तार 8 डिग्री 47 मिनट है। तो राजस्थान के पूर्व से पश्चिम तक जाने में बिल्कुल कितना समय लगेगा? तो 35 मिनट 8 सेकंड। फिर लिखना, राजस्थान में सबसे पहले सूर्य उदय और सूर्य अस्त धौलपुर, और राजस्थान में सबसे बाद में सूर्य उदय और अस्त जैसलमेर। ठीक, बिल्कुल हो गए यहाँ तक सबके कंप्लीट। चलो अब बात करते हैं हम मिड विलेज की, यानी मध्य गांव कौन सा है। ठीक, हमने यहाँ से देखा, हमने यहाँ से देखा। अब यहाँ पे मध्य गांव कौन सा देखने को मिलता है राजस्थान का? तो कौन सा है? लापोलाई। और लापोलाई को मानता कौन है? राजस्व बोर्ड। कौन? राजस्व बोर्ड के द्वारा जो मध्य गांव माना गया है, मध्य गांव किसका? राजस्थान का। वो कौन माना गया है? तो वो माना गया है आपके किसको? लापोलाई को। लेकिन जब हम सैटेलाइट की बात करते हैं, सैटेलाइट, तो सैटेलाइट के अनुसार कौन सा देखने को मिलता है? मकराना। कौन सा देखने को मिलता है? मकराना। ठीक है, तो जब हम मिड विलेज की बात करें तो कौन सा देखने को मिलेगा आपको सैटेलाइट के अनुसार? तो मकराना। और अगर हम राजस्व बोर्ड के अनुसार देखें तो कौन सा देखने को मिलता है? तो लापोलाई देखने को मिलता है। ठीक है ना, यहाँ तक सबके क्लियर है? मध्य गांव पूछे राजस्थान का तो आप बता सकते हो। 1 मिनट आप फिर से पुनः दोहरा लें आप। अच्छा, इसको लिखना है, लिखो तो लिखो, फटाफट लिखो। उसमें क्या है? मध्य गांव लिख लो आप, मिड विलेज। हाँ बिल्कुल, वो भू राजस्व बोर्ड के अनुसार है। हाँ लिख ही लो तुम बाद में,
इसको राजस्व बोर्ड के आगे लिख लेना, भू राजस्व बोर्ड है अपना, भू राजस्व बोर्ड के अनुसार, और ये सैटेलाइट के अनुसार। ठीक, दोनों काम लिख लिए। चलिए तो दोहरा लीजिए फिर से पुनः। अब आप सभी बोलते चलें 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर कौन सा देखा था? कोणा गांव, कहाँ पर? श्री गंगानगर में। यहाँ कौन सा देखा था हमने? बोरकुंड गांव, कहाँ पर? बांसवाड़ा के अंदर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी की बात की, कितनी थी? 826 किलोमीटर। ठीक है, तो ये तो अक्षांश विस्तार देखा था। अक्षांश विस्तार कितना था? 60 डिग्री 9 मिनट। ठीक, आज इसी के आधार पर हमने यहाँ पर बात की थी 23.5 डिग्री कर्क रेखा को लेकर के, जो राजस्थान के 2 जिले के अंदर से गुजरती है, डूंगरपुर बांसवाड़ा। डूंगरपुर से सर्वाधिक गुजरती है। इसके नीचे वाले जो भी दोनों जिले हैं वो उष्ण कटिबंध में, बाद बाकी के सभी उपोष्ण कटिबंध के अंदर आते हैं। फिर हमने बात की थी देशांतर को लेकर के, और देशांतर के आधार पर हमने देखा था क्या कि 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर के 30 मिनट से लेकर के कहाँ तक? 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक। 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक यहाँ तक देखा था कटरा, फिर सम, फिर जैसलमेर। कटरा स्थान है, सम तहसील है, जैसलमेर जिला है। यहाँ पर देखा था सिलाना, सिलाना राजाखेड़ा और ये धौलपुर। हाँ, तो अब क्या ही लिखना, अब तो तुम्हें सब पता ही है कि हर चीज़ लिखना ही ज़रूरी है। जब यहाँ से यहाँ तक की दूरी की बात की थी, कितनी थी? 869 किलोमीटर। भाई हम थोड़ी सी बात कर लें अक्षांश और देशांतरों के दोनों के आधार पर। अक्षांश के आधार पर राजस्थान की दृष्टि कौन सी थी? तो अक्षांश से तो उत्तरी गोलार्ध में। कहाँ थी? उत्तरी गोलार्ध के अंदर। वहीं बात करें हम देशांतरित दृष्टि से तो किस गोलार्ध में थी? पूर्वी गोलार्ध में। कहाँ पर थी? पूर्वी गोलार्ध के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है ना। फिर इसके बाद में बात की थी हमने मिड विलेज की, तो मिड विलेज कौन सा था हमारा? लापोलाई, लापोलाई या मकराना। भू राजस्व बोर्ड के अनुसार तो लापोलाई और सैटेलाइट के अनुसार मकराना। वहीं बात करें हमने इसका यहाँ से यहाँ तक का जो देशांतरीय विस्तार था कितना था? 8 डिग्री 47 मिनट। तो उसके आधार पर हमने क्या कहा कि आपके धौलपुर से लेकर के जैसलमेर तक सूर्य को लेकर लगने वाला समय कितना हो जाएगा? 35 मिनट 8 सेकेंड। ठीक, तो ये कुछ सामान्य सी जानकारी हो जाती है इसकी, इस किसको? अक्षांश और देशांतर को लेकर के। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, हम आकृति को लेकर के बात करते हैं। किसको? आकृति। और आकृति सबको पता ही है, मैं बहुत देर से बना ही रहा हूँ, तो यही आकृति है। तो हम कह सकते हैं पतंगाकार, या जहाँ तक पूछे तो विषमकोणीय चतुर्भुज, विषमकोणीय चतुर्भुज। ठीक है, हाँ तुम इसको रेफरेंस दो पहले तो, विषमकोणीय चतुर्भुज को। ठीक, और एक महोदय आते हैं टी.एच. हैंडले। कौन? क्योंकि पूछा गया है ये। टी.एच. हैंडले के अनुसार जो राजस्थान की आकृति है वो कैसी है? रोहम्बस, रोहम्बस। ठीक है ना। और इसका हिंदी रूपांतरण होता है विषमकोणीय चतुर्भुज। तो टी.एच. हैंडले ने कौन सी बताई थी? रोहम्बस। इसको हम पतंगाकार भी इधर लिख लेना आप, पतंगाकार। ठीक, तो ये तो क्या हो जाती है? आरती आकृति को लेकर के कुछ बातें हो जाती हैं। ठीक है, हाँ आकृति में सिर्फ इतना ही लिख लो, विषमकोणीय चतुर्भुज या पतंगाकार। और टी.एच. हैंडले महोदय के अनुसार रोहम्बस आकृति देखने को मिलती है। लिख लिया? चलो अब बात करते हैं हम किसको लेकर के? क्षेत्रफल को लेकर। किसको? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल तो आप सभी जानते होंगे कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। तो हम कह सकते हैं 1 नवंबर 2000 से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। भारत का सबसे बड़ा राज्य है। कब से हुआ ये? जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो जाता है 1 नवंबर 2000 से राजस्थान क्या हो जाता है? भारत का सबसे बड़ा राज्य हो जाता है।
अब भारत का सबसे बड़ा राज्य है तो क्षेत्रफल कितना रखता है अपने पास में, तो कैसे याद करोगे, 342, याद करो 342 239, 342 239, वापस से बोलेंगे 342 239, 3,42,239 और पीछे वर्ग किलोमीटर। वापस से याद करेंगे 342 239, तो ये तो किस में हो जाता है, वर्ग किलोमीटर में। कभी कभी पूछ लेता है इसके पीछे कितना है, यानी पॉइंटों में भी, तो 342 239.74 वर्ग किलोमीटर। ठीक, कभी अगर पॉइंट में ही पूछ लेता है तो याद रखना 342 239.74 वर्ग किलोमीटर। फिर सेकंड पूछ ले वर्ग मील में, तो वर्ग मील में कैसे करोगे, 132 132 139, 132 139 वर्ग मील। वर्ग मील में पूछे तो 132 139 वर्ग मील देखने को मिलता है। ठीक है, अब इस हिसाब से बात करें तो हम भारत का कितना क्षेत्रफल अपने पास में रखता है, तो भारत का रखता है ये अपने पास में, भारत का क्षेत्रफल, और भारत के क्षेत्रफल का कितना रखता है, 10.41%। ठीक है, कितना रखता है, 10.41% क्षेत्रफल अपने पास में रखता है। ठीक है, अब जो महत्वपूर्ण, चलो पहले इसको नोट डाउन करो आप, फिर देखें कौन से जिले बड़े कौन से जिले छोटे। बिल्कुल बिल्कुल, लिख लिया। चलिए, तो भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है और इसी के स्थान से क्या है, भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, तो ये लेकर के बात कर लेते हैं। अब थोड़ा सा विश्व को लेकर के बात कर लेते हैं, विश्व का कितना परसेंट क्षेत्रफल रखता है, तो विश्व का क्षेत्रफल तो कितना देखने को मिलता है, 0.25%। कितना देखने को मिलता है, 0.25% ही अपने पास विश्व के क्षेत्रफल का रखता है। वहीं हम बात करते हैं इंडिया की, किसकी, तो इंडिया कितना रखता है, 2.4%। ठीक, अब कुछ और महत्वपूर्ण बातें, जैसे सबसे बड़े जिले की, कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला बताओ कौन सा है, बिल्कुल कौन सा है, जैसलमेर, जैसलमेर। ठीक, वहीं बात करें सबसे छोटा जिला, छोटा जिला ऊपर लिखना भूल गया, लिख लेना, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर और सबसे छोटा जिला दूदू। ठीक है, अब किन देशों के बराबर है राजस्थान और किन देशों के अधिक बड़ा है, किन देशों से बड़ा है, उनके बारे में हम बात करते हैं। जब तक आप लिखें, विश्व का क्षेत्रफल का 0.25% रखता है, वहीं इंडिया 2.4% रखता है, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है और सबसे छोटा जिला दूदू है। लिख लिया। चलिए, तो आप महत्वपूर्ण और लिख लें आप कुछ, जैसे हम बात करें जर्मनी की, किसकी, तो जर्मनी के क्या है, बराबर। हम राजस्थान की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। भाई हम बात करते हैं जापान की, किसकी, जापान की, तो जापान के भी क्या है, बराबर है, अकेला राजस्थान, ठीक है ना। फिर बात करते हैं हम ब्रिटेन की, किसकी, ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन से कितना है, 2 गुना बड़ा। ठीक, फिर बात करें श्रीलंका की, श्रीलंका से कितना देखने को मिलता है, 5 गुना बड़ा। फिर बात करें हम
किसकी? इजराइल। अभी हाल ही चर्चाओं में रहा है हमास के कारण। कितना है? 17 गुना बढ़ा है। ठीक, तो ये याद रखना, कुछ देशों के बराबर है और कुछ देशों से बड़ा है। जैसे जर्मनी जापान के बराबर है और आपके ब्रिटेन के 2 गुना है, श्रीलंका से 5 गुना है, इजराइल से 17 गुना बड़ा है। ठीक है, हाँ इधर राजस्थान लिख सकते हो आप मूनन लिखना चाहो तो। समय भी होने वाला है, तो हमारी क्या बच गई अब? सीमाएं। सीमाओं को अगले हम पढ़ लेंगे। हाँ ज़िले विले भी थोड़े से। चलो तो चलो शुरुआत करते हैं। लिख लिए ये? चलो तो चलो बताओ। आज हमने राजस्थान की स्थिति विस्तार को लेकर के अध्ययन किया था, जिसके अंदर हमने अक्षांशीय दृष्टि से देख लिया, देशांतरी से देख लिया, आकृति देख ली और क्षेत्रफल देख लिया। कल के लिए सीमाएं बची हुई हैं, उनका अध्ययन कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद में हमने अक्षांश की बात की थी। तो ऐसे अक्षांश यानी कि पृथ्वी पर जो आड़ी रेखा खींची जाए उनको अक्षांश कहा जाता है, यानी पूरब से पश्चिम की ओर। ठीक है ना, उसी आधार पर हमने बांटा था 2 गोलार्धों में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। फिर हमने राजस्थान को देखा था, उत्तरी गोलार्ध में देखने को मिला था। ठीक है ना, तो राजस्थान अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। फिर हमने बात की थी देशांतरीय दृष्टि से। तो देशांतरीय दृष्टि से हमने क्या देखा था? देशांतरीय दृष्टि से देखा था राजस्थान पूर्वी गोलार्ध के अंदर स्थित था। किसमें? पूर्वी गोलार्ध में स्थित था। जब हमने दोनों की स्थिति को देखा, यानी अक्षांश और देशांतर दोनों की स्थिति के आधार पर देखा, तो राजस्थान किसमें था? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। किसमें था? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर। फिर अक्षांशों की बात की हमने, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक राजस्थान का विस्तार देखने को मिलता है। बोरकुंड बांसवाड़ा से लेकर कोणागांव श्रीगंगानगर तक। ठीक है, और अक्षांशीय विस्तार कितना था? 60 डिग्री 9 मिनट। और लंबाई की बात करें कितनी थी? 826 किलोमीटर। इसके बाद में बात की थी कर्क रेखा को लेकर के। तो कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है, और राजस्थान के 2 जिले जो उष्ण कटिबंध के अंदर आते हैं। बाद बाकी के सभी किस में आएंगे? शीतोष्ण कटिबंध के अंदर आएंगे। 26 किलोमीटर गुजरती है, सर्वाधिक बांसवाड़ा से और सबसे कम डूंगरपुर से गुजरती है। आगे देशांतरीय विस्तार की बात करें तो देशांतरीय विस्तार आपका 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक देखने को मिलता है। कटरा गांव सम तहसील जैसलमेर से लेकर के आपके सिलाना गांव राजखेड़ा तहसील और धौलपुर तक देखने को मिलता है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी की बात करें तो 869 देखने को मिलती है। और देशांतरीय विस्तार की बात करते हैं तो 8 डिग्री 47 मिनट। फिर बात की हमने एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, तो इस हिसाब से 35 मिनट 8 सेकंड हमें लगते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सूर्य उदय और सूर्यास्त कौन सा हो जाएगा? तो ये धौलपुर के अंदर। और सबसे बाद में सूर्य उदय और सूर्यास्त कहाँ हो जाएंगे? जैसलमेर के अंदर। फिर हमने बात की थी ग्रीनविच से अगर हम पूर्व की ओर आएंगे तो हमेशा समय में प्लस किया जाएगा, पश्चिम की ओर जाएंगे तो माइनस किया जाएगा। और इंडिया का समय है 5.5 घंटे आगे ग्रीनविच रेखा से। फिर हमने बात की थी मध्य के गांव को लेकर लापोलाई, जो भू राजस्व बोर्ड के अनुसार है, मकराना सैटेलाइट के अनुसार है। ठीक है, फिर हमने आकृति को बात की थी विषमकोणीय चतुर्भुज या पतंगाकार, और टी एच हैंडले के महोदय के अनुसार कौन सी है? रोहम्बस। ये पूछी गई है प्रीवियस ईयर में। क्षेत्रफल की बात करें तो 1 नवंबर 2000 से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य हो जाता है। अपने पास क्षेत्रफल रखता है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, 0.74 वर्ग किलोमीटर, और वर्ग मील में रखता है 1,32,139 1,32,139 वर्ग मील। और देश के कुल क्षेत्रफल का 10.41 अपने पास रखता है। विश्व के क्षेत्रफल की बात करें तो 0.25% रखता है। इंडिया 2.4% रखता है विश्व के क्षेत्रफल का। और राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर, सबसे छोटा जिला दूदू है। आगे बात करें, जर्मनी के बराबर है, जापान के बराबर देखने को मिलता है, ब्रिटेन से 2 गुना है, श्रीलंका से 5 गुना है, इजराइल से 17 गुना बड़ा है राजस्थान। अब मैं 2 चीज़ें और जो कि इम्पोर्टेंट्स हैं, जैसे एक तो यहाँ से और एक यहाँ तक, यानी कि 869 और 826, इन दोनों में कितना अंतर देखने को मिलता है? तो कितना देखने को मिलता है हमें? 43 किलोमीटर का अंतर देखने को मिलता है। ठीक है ना, पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण की लंबाई में कितना अंतर देखने को मिलता है? 43 किलोमीटर। इसको आप लिखना है, ठीक है ना, नोट करके। पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण की लंबाई में कितना? तो 43 किलोमीटर देखने को मिलता है। भाई मैंने थोड़ी सी बात नहीं की इंडिया को लेकर के,
तो इंडिया में हम राजस्थान की स्थिति देखते हैं तो कहाँ देखने को मिलती है हमें, ये तो उत्तर और ये पश्चिम। तो इंडिया के सापेक्ष में कहाँ पर है, ये हमारा भारत, प्यारा भारत। तो उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में ये क्या है हमारा, राजस्थान। ठीक है, तो ये दो चीज़ें और लिख लेना आप नोट डाल के। राजस्थान की स्थिति भारत के सापेक्ष में उत्तर पश्चिम में स्थित है। ठीक है, और उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम लंबाइयों के मध्य कितना अंतर पाया जाता है, तो 43 किलोमीटर का पाया जाता है। ठीक है ना, तो मैं उम्मीद करता हूँ आज आपको अच्छे से ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी और आज का हमारा समय है वो पूर्ण हो जाता है। तो आप सभी को अगर ऑनलाइन वालों पसंद आए तो एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब कर सकते हो, और नहीं आए तो फिर क्या ही कर सकते हैं तुम तो फिर। ठीक है ना, तो ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, निरंतर अपने शुद्धाई में व्यस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।